जय माता दी दोस्तों, डिवोशनल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है, तो कहानी के आखिरी तक हमसे बने रहना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। कहते हैं कि इंसान की असली पहचान मुश्किल के समय में होती है और रिश्तों की सच्चाई भी तभी सामने आती है जब किस्मत करवट बदलती है। आज हम आपको दो बहनों की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जहाँ एक बहन की मेहनत, ईमानदारी और दयालुता उसे अमीरी की राह पर ले जाती है, जबकि दूसरी बहन का घमंड, लालच और ईर्ष्या उसे बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर देती है। दोस्तों, यह कहानी है कियारा और तारा की एक ऐसी दास्तान की जिसमें गरीबी की तपन भी है, अमीरी का घमंड भी है और सबसे बढ़कर इंसानियत की जीत की अमर मिसाल भी। तो आइए डूबते हैं एक ऐसे सफर में जहां मेहनत और सच्चाई ही असली दौलत बन जाती है। एक समय की बात है कि एक छोटे से गाँव में दो बहनें रहा करती थीं। एक का नाम था कियारा और दूसरी का नाम था तारा। तारा बड़ी बहन थी। वह कम पढ़ी लिखी थी, जिस कारण उसकी शादी एक गरीब किसान गंगाराम से हुई थी, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करता था। तारा भी दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजने का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे, तब जाकर उनके घर में चूल्हा जलता था। वहीं छोटी बहन कियारा बहुत सुंदर थी, इसी कारण उसकी शादी एक अमीर व्यापारी गोविंद लाल से हो गई थी। शादी के बाद से ही कियारा को अपने रूप और धन का घमंड हो गया था। वह हमेशा अपनी बड़ी बहन को ताने मारा करती थी और उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। जब भी तारा अपनी छोटी बहन कियारा के घर जाती तो कियारा की बातें उसके दिल को छलनी कर देती थीं। एक दिन की बात है, तारा सुबह सुबह अपने काम पर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे उसकी छोटी बहन कियारा मिल जाती है। कियारा कहने लगती है, दीदी, तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि गरीबी सच में बहुत बुरी चीज होती है। तुम्हारे हाथ देखो, कितने कठोर हो गए हैं दूसरों के घरों में काम करते करते, और ये कपड़े लगता है बरसों से बदले ही नहीं गए हैं। तारा ने शांत स्वर में जवाब दिया, हम गरीब हैं लेकिन मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने जो दिया है उसी में खुश रहते हैं। कियारा हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, खुश तो दिखाई दे रही हो, लेकिन क्या करूं, मुझे आदत नहीं है कि तुम्हारे जैसे गरीबों से ज्यादा बातें करूं। वैसे भी मैं और गोविंद लाल जी तो शहर के बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तुम्हारी तरह धूल मिट्टी में सने लोग हमारे घर में नहीं आते। तारा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह जानती थी कि कियारा अब पहले जैसी नहीं रही। वह चुपचाप वहाँ से अपने काम पर चली गई। दोस्तों, इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि तारा के पति गंगाराम की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। कई दिनों तक इलाज कराने के बाद भी कोई सुधार नहीं होता और घर की सारी जमा पूंजी समाप्त हो जाती है। अब तारा के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। रात का समय था। तारा अपने बीमार पति के पास बैठी थी। उसका पति, जो खाट पर लेटा हुआ था, करवटें बदल रहा था और कराह रहा था। गंगाराम बोला, तारा, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिन नहीं चलूंगा। हमारे पास अब तो कुछ भी नहीं बचा है जिसे बेचकर अपना इलाज करा सकें। बच्चे भी भूखे हैं। तारा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं गंगाराम, ऐसा मत कहो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगी। मैं अपनी छोटी बहन से पैसे मांगने के लिए उसके घर जाऊंगी। अगले ही दिन तारा कियारा के घर जाती है। कियारा दरवाजे पर खड़ी होती है, जबकि तारा अंदर जाने की इजाजत मांगती है। कियारा व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहती है, ओ दीदी, क्या बात है, इस बार किस लिए आई हो? तारा विनम्रता से कहती है, कियारा, गंगाराम की तबीयत बहुत खराब है, हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, बस थोड़े पैसे उधार दे दो, हम बाद में चुका देंगे। कियारा बनावटी अफसोस जताते हुए कहती है, अरे दीदी, कितनी बुरी बात है, लेकिन अफसोस, अभी तो मेरे पति घर का सारा पैसा गांव की जमीन खरीदने के लिए लेकर चले गए हैं। अगर तुम पहले आती थे तो शायद हम कुछ मदद कर सकते थे। तारा धीरे से कहती है, कियारा, तुमसे थोड़ा बहुत तो मिल ही सकता था। कियारा झुंझलाते हुए कहती है, अरे दीदी, अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार की मदद करने लगूं तो फिर मेरा क्या होगा? उसकी बात सुनकर तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चुपचाप वहाँ से लौट जाती है। कियारा ने आज तक कभी किसी की कोई मदद नहीं की थी। एक दिन तारा ने सोचा, कियारा ने तो पैसे देने से मना कर दिया है, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूं, अपने बड़े भैया के घर जाती हूं, वे मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। यही सोचकर तारा अपने बड़े भाई के घर पैसों की मदद मांगने जाती है। वह दरवाजा खटखटाती है। भाभी, भैया घर पर हैं या नहीं? भाभी ने दरवाजा खोला और बोली, तुम्हारे भैया घर पर नहीं हैं, किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, कोई काम है तो मुझे बताओ। तारा विनम्र स्वर में कहती है, भाभी, हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है, इस समय गंगाराम बहुत बीमार हैं। भाभी ने बात काटते हुए कहा, देखो तारा, तुम जानती हो कि तुम्हारे भैया घर पर नहीं हैं, और वैसे भी हमारे घर में बहुत खर्चे होते हैं, हर किसी की मदद करना हमारे बस की बात नहीं है। तारा हाथ जोड़कर कहती है,
है। भाभी, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि जैसे ही हमारी स्थिति में सुधार होगा, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। भाभी रूखे स्वर में बोली, कह दिया ना, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब और कुछ सुनना है क्या? तारा की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह चुपचाप वहाँ से लौट जाती है और अपने घर के दरवाजे के बाहर उदास मन से बैठ जाती है। उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गर्मियों की दोपहर थी, लू के थपेड़े चल रहे थे, गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी। तभी एक बूढ़े साधु बाबा हाथ में भिक्षा पात्र लिए गांव में आ जाते हैं। उनके चेहरे पर तेज था, लेकिन उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वे कई दिनों से भूखे हैं। सबसे पहले वे कियारा की हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं और कहते हैं, कुछ भिक्षा दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। साधु बाबा की बात सुनते ही कियारा कहती है, चले आते हैं भिखारी कहीं से भी। यह हवेली कोई दानशाला है जो यहाँ सब कुछ मुफ्त में मिलता है? ऐसी बात सुनते ही साधु बाबा निराश होकर वहाँ से चुपचाप वापस चले जाते हैं। फिर वह वहाँ से कुछ आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे चलते हुए तारा की झोपड़ी के सामने पहुंच जाते हैं। वह आवाज लगाते हैं, बेटी कुछ खाने को मिलेगा? अंदर से आवाज आती है, बाबा कृपया बैठ जाइए, मेरे पास कुछ ज्यादा तो है नहीं, पर जो भी है आप उसे स्वीकार कीजिए। तारा अंदर से चने और गुड़ लाकर साधु बाबा को दे देती है। साधु बाबा कहते हैं, बेटी तूने तो मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया, मैं तेरे इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? तारा बोली, बाबा मेरे घर में मेरे पति बहुत दिन से बीमार हैं। मैंने सबसे मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप बस उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए कि वे जल्दी ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साधु बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक चमकता हुआ मिट्टी का घड़ा निकाला। उन्होंने कहा, बेटी यह घड़ा तेरे लिए है, तुम इसे रख लो। तारा कहती है, बाबा मैं इस घड़े का क्या करूंगी? पहले से ही मेरे घर में कई घड़े रखे हुए हैं। साधु बाबा कहते हैं, यह कोई ऐसा वैसा घड़ा नहीं है। तुम्हारे घर में इस घड़े के कदम पड़ते ही, यह घुसते ही तुम्हारे हर दुख को दूर कर देगा और इस घड़े में से जो भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से अचानक गायब हो जाते हैं। तारा खुशी खुशी उस घड़े को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में घड़े के साथ आते ही गंगाराम की तबीयत बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाती है। गंगाराम कहता है, अरे तारा अभी मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है। अभी कुछ देर पहले ही मुझे बिस्तर से उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर अब देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो गया हूँ। तारा कहती है, हाँ गंगाराम तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। अभी एक साधु बाबा आए थे और कह रहे थे कि यह घड़ा तुम्हारे घर में घुसते ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देगा और इसमें से जो कुछ भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। अरे तारा वाकई में यह घड़ा तो जादुई घड़ा हमें दिखाई पड़ता है। जी हाँ, सच में जादुई घड़ा ही है। चलो हम दोनों मिलकर इस घड़े को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। तारा धीरे धीरे घड़े के ऊपर बंधा हुआ लाल कपड़ा हटाती है। तभी अचानक उसमें से सोने के सिक्के झरने की तरह गिरने लगते हैं। दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हे भगवान, ये तो किसी वरदान से कम नहीं है। हे जी, वह बाबा तो भगवान के रूप में आए थे। यह देखिए, हमारे कर्मों का फल देकर के वह चले गए। अब इन सोने के सिक्कों से हम कोई अच्छा सा काम करेंगे। लेकिन तारा बहुत समझदार थी। उसने तुरंत फैसला किया कि वह इस धन का उपयोग लापरवाही से नहीं करेगी, बल्कि एक अच्छा व्यापार शुरू करेगी ताकि यह संपत्ति हमेशा बनी रहे। हाँ तारा, अभी गर्मी का मौसम है, तो इस मौसम में हम छाछ, नींबू पानी और शरबत बेचने का कारोबार शुरू करेंगे। इस सिक्के से सबसे पहले तारा गांव के एक व्यापारी के पास अच्छी गुणवत्ता का दूध और छाछ खरीदने के लिए जाती है। तारा कहती है, सेठ जी मैं कुछ पैसे लगाकर अच्छी छाछ और दूध बेचना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तारा की बात सुनते ही सेठ उसकी ईमानदारी देखकर कहते हैं, बिल्कुल बहन, अगर तुम ईमानदारी से काम करोगी तो मैं तुम्हें अच्छी कीमत पर दूध दूंगा। अब तारा ने अपनी छोटी सी दुकान शुरू कर दी। पहले ही दिन उसकी छाछ और लस्सी की बिक्री इतनी ज्यादा हुई कि वह खुद भी हैरान रह गई। अब तारा का व्यापार चल निकला था। गांव के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करने लगे। लेकिन जब यह खबर उसकी छोटी बहन कियारा तक पहुंची तो वह जल भुन गई। कल तो यह मुझसे पैसे भीख में मांगने आई थी और आज अचानक इतना पैसा इसके पास कहां से आ गया है जो इसने लस्सी का व्यापार शुरू कर दिया, और इसका पति गंगाराम भी ठीक हो गया। मुझे इसका पता लगाना चाहिए। कियारा परेशान होकर अपने कमरे में इधर उधर टहलने लगी। फिर वह चुपके से तारा के घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है और उन लोगों की सारी बातें सुनने लगती है। तारा कहती है, आज हमारा पहला दिन था लेकिन बहुत अच्छी कमाई हुई है। यह सब उस साधु बाबा की वजह से हो रहा है। अगर वह साधु बाबा मुझे जादुई घड़ा नहीं देते तो आज हम लोग इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। उसका पति कहता है, हाँ तारा, उस साधु बाबा का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज इसी घड़े की वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है, वरना मैं बहुत दिनों से बीमार था, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। वह साधु बाबा
बाबा भगवान से कम नहीं हैं। गंगाराम की यह बात सुनकर कियारा सोचने लगी, अच्छा तो इसका मतलब इन लोगों को एक साधु बाबा जादुई घड़ा देकर गए हैं। एक काम करती हूँ, अभी यहीं ठहरती हूँ। इन लोगों के सो जाने के बाद मैं इस घड़े को चुरा कर ले जाऊंगी। फिर कियारा गंगाराम और तारा के सो जाने का इंतजार करती है। जैसे ही वे दोनों सो जाते हैं, वह दबे पांव घर के अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही वह घड़े को हाथ लगाती है, वह घड़ा उड़कर दीवार के साथ चिपक जाता है और उसी क्षण उस घड़े से एक गंभीर आवाज आती है, ऐ मूर्ख, लालची और घमंडी औरत, धन का घमंड करने वाला सदा दुखी रहता है। सच्ची अमीरी ईमानदारी और मेहनत में होती है। अगर तूने अपनी बुरी सोच नहीं बदली तो यह घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। यह सुनते ही कियारा के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह डर के मारे घड़े को वहीं छोड़ देती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। यह घटना उसने किसी को नहीं बताई। 3 कियारा ने अपने खास नौकर मायाराम को बुलाया। मायाराम, यह तारा की दुकान बहुत तेजी से चल रही है और मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे उसकी दुकान बर्बाद हो जाए। मायाराम थोड़ी देर सोचकर बोला, मालकिन, अगर लोगों को लगने लगे कि उसकी छाछ गंदे पानी से बनती है तो उसका धंधा अपने आप ठप हो जाएगा, तो उसकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। तू सच कह रहा है। अगर लोग ही उसकी दुकान पर आना बंद कर देंगे तो वह खुद ही गरीब बन जाएगी। लेकिन यह काम हमें बड़ी चालाकी से करना होगा। अगले ही दिन कियारा ने अपने कुछ नौकरों और गांव के कुछ लोगों को पैसे देकर एक योजना बनाई। उन लोगों को तारा की दुकान पर जाकर छाछ पीनी थी और फिर जोर जोर से कहना था कि छाछ में गंदगी मिली हुई है। सुबह सुबह तारा ने अपनी दुकान खोली। ग्राहक धीरे धीरे आने लगे। तभी कियारा के भेजे हुए लोग दुकान पर पहुंचे और छाछ पीने लगे। अरे यह क्या, इस छाछ में तो बड़ा अजीब सा स्वाद आ रहा है। हाँ, लगता है इसमें कोई खराबी है। तारा, तुम कैसी छाछ बेच रही हो? दुकान पर खड़े अन्य ग्राहक भी चौंक गए। वे भी आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी एक और आदमी बोला, अरे भाई, मैंने तो सुना था कि तारा के यहाँ बड़ी अच्छी छाछ मिलती है, पर यह तो बहुत गड़बड़ लग रही है। तारा कहती है, भाइयों, मेरी छाछ में कोई खराबी नहीं है। अगर किसी को यकीन न हो तो मैं अभी और छाछ निकाल कर पिलाती हूँ। लेकिन कियारा के लोग तो पहले से ही अफवाह फैलाने आए थे। वे वहाँ से चिल्लाते हुए निकल गए, भाइयों, ध्यान रखना, तारा की छाछ में गड़बड़ी है, कोई इससे मत पीना। गांव के बाकी लोग थोड़ा डर गए और धीरे धीरे तारा की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। शाम तक तारा के पास बहुत कम ग्राहक आए। अब वह समझ गई कि कोई जानबूझकर अफवाह फैला रहा है। लेकिन तारा चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने एक योजना बनाई और अगले दिन वह खुद ही गांव के लोगों के घर घर जाकर अपनी छाछ देने लगी। उसने लोगों से कहा, बिना पैसे दिए मेरी छाछ को पीकर देखो। अगर तुम्हें इसमें कुछ भी गलत लगे तो मुझसे कह देना। गांव वालों ने छाछ पी और पाया कि वह बहुत ही स्वादिष्ट और ताजी थी। अब लोगों को समझ में आने लगा कि कोई साजिश रची जा रही थी। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने देखा कि वही लोग जो कल तारा की दुकान पर छाछ को खराब बता रहे थे, कियारा के घर से पैसे लेकर निकल रहे थे। इस बात को फैलते देर नहीं लगी। एक बुजुर्ग गांव वाले ने तारा से कहा, बिटिया, हमें माफ कर दो। हमने बिना सोचे समझे अफवाहों पर ध्यान दिया, लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि यह सब तुम्हें बर्बाद करने के लिए किया गया था। अब गाँव के लोग फिर से तारा की दुकान पर आने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका विश्वास फिर से जीत लिया। जब यह बात कियारा को पता चली तो वह और भी गुस्से से भर गई। तारा की मेहनत और ईमानदारी ने फिर से सबका भरोसा जीत लिया। उसकी दुकान पहले की तरह चलने लगी है। लेकिन यह सब देखकर कियारा का खून खौलने लगा। इस औरत ने फिर से सबका भरोसा जीत लिया, लेकिन इस बार मैं ऐसा काम करूंगी कि यह दोबारा उठ ही न सके। उसने अपने नौकर मायाराम को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसा कर कहा। मायाराम थोड़ा घबरा कर बोला, लेकिन मालकिन, यह तो बहुत खतरनाक होगा। कियारा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बस वही तो चाहिए। इस बार तारा का नाम और काम दोनों खत्म हो जाएगा। इस बार हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि तारा कभी दोबारा व्यापार न शुरू कर पाए। मायाराम ने कहा, मालकिन, पिछली बार भी हम बाल बाल बचे थे। अगर इस बार भी हमें किसी ने देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चुप, इस बार हमें कोई नहीं पकड़ेगा। सुनो, तुम दोनों आज रात तारा की दुकान में आग लगा दोगे। जब दुकान जलकर राख हो जाएगी तो उसका सारा धंधा अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन मालकिन, अगर हमें कोई देख लिया, अरे मूर्ख, हम इसे ऐसे अंजाम देंगे कि किसी को शक भी नहीं होगा। तुम दोनों अपने चेहरों को कपड़े से ढक कर जाना और आग लगाने के बाद तुरंत वहाँ से भाग आना। कोई भी सबूत वहाँ मत छोड़ना।
आधी रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। मायाराम और उसके साथी चेहरों पर काले कपड़े बांधकर चुपके से तारा की दुकान के पास पहुंचे। उन्होंने दुकान के चारों ओर मिट्टी का तेल छिड़क दिया। फिर मायाराम ने माचिस जलाई और जैसे ही उसने आग लगाई, दुकान धू धू करके जलने लगी। आग की लपटें तेज हो गईं। रोशनी और धुएं को देखकर कुछ गांव वाले जाग गए और शोर मचाने लगे। अरे, तारा की दुकान जल रही है, जल्दी आओ। गांव वाले दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मायाराम और उसके साथी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। सुबह जब तारा दुकान पर पहुंची तो राख के ढेर को देखकर उसे बड़ा गहरा आघात लगा। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत चौपट हो गई। यह क्या हो गया? तारा की आंखों में आंसू आ गए। पूरी दुकान जलकर राख हो चुकी थी। उधर गांव का मुखिया भी वहां पहुंच गया। यह बहुत बड़ा अपराध है। हमें तुरंत पता लगाना होगा कि यह किसकी करतूत है। तारा ने रोना बंद किया और अपने दिमाग से काम लेना शुरू किया। उसे यकीन था कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश है। किसी ने जानबूझकर यह किया है। उसने इधर उधर ढूंढने की कोशिश की। झाड़ियों के पास जाकर देखा, लेकिन शुरुआत में कुछ नहीं मिला। उदास मन से वह घर लौटने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर झाड़ियों में पड़े एक गमछे और तेल के डिब्बे पर पड़ी। तारा ने वह दोनों चीजें उठाई और सीधे मुखिया जी के पास ले गईं। गांव में हाहाकार मच गया। सबूत मिल गया, किसी का गमछा मिला है। अब गांव वालों को समझ आने लगा कि यह आग कोई दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश थी। अरे, सबूत तो मुखिया जी के हाथ लग चुका था। अब जल्दी ही पता चल जाएगा कि तारा की दुकान में आग किसने लगाई है। हाँ, मुझे तो लगता है कि यह तौलिया कियारा के नौकर का है। मैंने कल उसे ऐसा ही तौलिया लेते हुए देखा था। मुखिया जी ने सभी नौजवानों को गांव के चौपाल पर बुलाया और कहा, क्या कोई पहचान सकता है कि यह तौलिया किसका है? गांव वाले तौलिया को ध्यान से देखने लगे। अरे, ऐसा ही तौलिया तो मैंने कियारा के घर पर देखा था। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। कियारा, जो अब तक शांत खड़ी थी, अचानक घबराने लगी। नहीं, यह मेरा तौलिया नहीं है। मुखिया जी ने अब मिट्टी के तेल का डब्बा उठाया। उस पर हल्के अक्षरों में लिखा था, कियारा स्टोर्स। यह वही दुकान थी जहां से कियारा अपने नौकरों के लिए राशन मंगवाया करती थी। मुखिया ने पूछा, कियारा, मिट्टी का तेल का यह डब्बा तुम्हारी दुकान का है, यह यहाँ कैसे आया? कियारा बोली, मैं क्या जानूं, कोई भी मेरे स्टोर से सामान खरीद सकता है। उधर कियारा के पति का व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका था। वह निराश होकर घर वापस लौट रहा था। वह इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था कि कियारा क्या कर रही है। रास्ते में उसने देखा कि चौपाल पर भारी भीड़ लगी है। वह भी वहां पहुंच गया। तभी सभी लोगों की निगाहें उसकी ओर घूम गईं, क्योंकि वह वही गमछा लिए खड़ा था जो मुखिया जी के पास सबूत के तौर पर मिला था। मुखिया ने कहा, अब बोलो कियारा, अब भी तुम कुछ कहना चाहती हो? तुम्हारा सबूत तो तुम्हारे सामने खड़ा है। कियारा ने इधर उधर देखा, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा था। गांव वाले उसे घूर रहे थे। वह घबराकर बड़बड़ाने लगी, मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैंने ही यह सब करवाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तारा मुझसे ज्यादा अमीर बन सके। मुखिया जी बोले, कियारा, तुम्हारी जलन और घमंड ने तुम्हें अपराधी बना दिया। तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा और तुम्हारी संपत्ति से तारा की दुकान फिर से बनाई जाएगी। मुखिया जी की बात सुनकर तारा कहने लगी, मुखिया जी, मैं अपनी बहन को सजा नहीं देना चाहती। उसने जो भी किया वह उसके कर्मों का फल है। मैं बस यही चाहती हूँ कि अब वह सुधर जाए और एक अच्छा जीवन जिए। मुखिया जी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी तारा। कियारा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका था। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जलन में अंधी होकर आपके साथ बहुत बुरा किया। अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे अपनी बहन बने रहने दीजिए। तारा ने अपनी बहन कियारा को गले लगा लिया। गांव वालों ने तारा की दरियादिली को देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। अब कियारा को अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। तारा ने उसे अपने कारोबार में काम करने का मौका दिया और कहा, अगर तुम मेहनत से काम करोगी और ईमानदारी से चलोगी तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी, लेकिन अगर फिर से कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कियारा ने शर्मिंदगी में सिर हिला दिया। फिर दोनों बहनें खुशी खुशी अपने कारोबार में लग गईं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता की कुंजी है। जलन और धोखा हमेशा बुरे परिणाम ही लाते हैं। यह 3 गलतियां इंसान को कभी नहीं करनी चाहिए। कभी भी अपने सौंदर्य और रूप का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमेशा नहीं रहते। समय के साथ यह सब बदल जाता है। किसी को भी अपने बल का अभिमान और घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बल स्थायी नहीं होता।
वह समय के साथ क्षीण हो जाता है। धन, पद और अमीरी का भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब अस्थायी होते हैं। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहता है तो उसे हमेशा अहंकार और घमंड से बचकर रहना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।